Good evening, everyone. Welcome to this webinar on CSET mock test discussion. This webinar is being conducted by Superprofs to help you with your online studies at home. And with us today, we have Professor C.S. Dive Miglani, sir. Good evening, sir. Yes, very good evening. So this session is live on Facebook also, and we'll also make the recordings available on YouTube for the students. Great, very good. सर अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वैसे मतलब सीएसईटी के बारे में मतलब जो स्टूडेंट्स जैसे प्रिपरेशन में या जितना डर रहे हैं कोविड की वजह से Well, if I talk about my opinion, this is really a very great initiative by Supercross कि बच्चे अपने घर पे बैठ के क्या होता है ना क्लासेस तो ले लेते हैं बट when it comes to their this kind of revision, I mean वो लोग भी वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं. But if I talk about giving these kind of solved mock test series, that is a very good initiative. और मुझे नहीं लगता कि across, I mean there are so many platforms कि हमने कभी ऐसा किया है. And this is really helpful for students. Along with that, we are sharing some techniques also जिससे आप लोग बहुत easily, very easily you can increase your 5 7 10 marks जब भी आपको पेपर में देखने के लिए मिले. राइट राइट बाकी सर वैसे जैसे स्टूडेंट्स यूजुअली देखिए जून जुलाई के तो काफी अटेम्प्ट्स कैंसिल ही हो गए स्पेशली आईपीसीसी इंटर या फाइनल लेवल पर तो दिसंबर के लिए स्टूडेंट्स अभी भी दे आर वरीड कि हम एग्जाम देंगे या नहीं देंगे सो स्पेशली कंसिडरिंग सीएसईटी तो ऑनलाइन हो सकता है तो आपका मैसेज क्या रहेगा स्टूडेंट्स के लिए CSEET will be conducted online just like the exams were conducted earlier as well. अगर इस बार पेपर, मैं फिर से बता रहा हूँ, पेपर इस बार होंगे when it comes to inter or final. Within next 10 to 15 days, I will give you a straight away confirmation कि आपका पेपर होगा या नहीं. मुझसे confirm पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा. As far as we are confirmed, 80 to 90% chances are कि your exams will be conducted for November and December attempt. फिर चाहे कुछ भी हो सर, इंटर और फाइनल वाले स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, CSEET वालों आपका पेपर तो होगा ही होगा. तो जितने ये मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, ये लोग ये कर लो जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं. दिस इज रियली हेल्पफुल. एंड व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशंस, आपका पेपर तो वैसे भी ऑनलाइन है. आपको तो कोई है ही नहीं कि डेंजर जोन में जाके पेपर देना है. आपको आराम से घर पे बैठो, घर पे बैठ के पेपर दो. देयर इज नो हार्म एट ऑल. And when it comes to inter and final students, so your examinations will be conducted. 80 to 90% chances are yes. Still we are taking up 10% scope for no. देख लेते हैं, बट फिर भी विद इन नेक्स्ट 10 days आई विल कंफर्म ईच एंड एवरीथिंग कि पेपर होगा या 1% मतलब 10% चांस है कि नहीं हो. बाकी होगा ही होगा पेपर. बिल्कुल भी ये सोच के नहीं चलना है कि पेपर नहीं होगा. देर जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है यार, बहुत कम है. जो होना तो हो गया. नाउ कोरोना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. जैसे आपका मोबाइल फोन आपके साथ रहता है, ये आपके साथ रहेगा बस. सही बस बात है सर सर इसके अलावा भी मतलब इट नेवर हर्ट्स टू बी प्रिपेयर्ड अगर स्टूडेंट्स मतलब प्रिपरेशन करें अपना ज्यादा उनको और रिवीजन का टाइम मिल जाएगा दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट मान लीजिए दिसंबर में उनको कुछ दिक्कत भी आती है दे डिसाइड नॉट टू अटेम्प्ट आल्सो तो भी इट इज बेटर टू प्रिपेयर एंड बी रेडी फॉर द एग्जाम देखो, I mean straight away we believe at Supercross particularly that a well begun is half done. So क्या होता है ना, अगर हम लोग कभी भी बात करते हैं कि हम लोगों ने कभी भी डिस्कस किया, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि चलो लेटेस्ट से अगर हम जुलाई में बात करते हैं या जून में एग्जाम्स हमारे होने हैं, मई में एग्जाम्स हमारे होने हैं, तो सर मैम अगर मैं बात करूँ कि एक बच्चे ने आज प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है, टुडे इज 25th of September, हम लोग बात कर रहे हैं, एक बच्चे ने आज प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया एंड एग्जाम्स आर गोइंग टू बी देयर इन जून 2021. So the probability of that student versus the student who is going to start or he or she will start their preparations in January, तो आज जिसने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है उसकी प्रोबेबिलिटी पास होने की बहुत ज्यादा है. इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितना टाइम लगाया है. टाइम का मतलब ये नहीं है कि वेस्ट करा है. डेफिनेटली आपने पढ़ाई जितनी ज्यादा करी है, जितना ज्यादा टाइम क्लासेस को देखा है, जितना ज्यादा टाइम. अच्छा चलो एक सिंपल सी बात बताओ, एक बच्चे ने एक बार क्लास देखी है, एक बच्चे ने 2 बारी पूरी क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है. एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, वी नेवर पुट एनी काइंड ऑफ लिमिट्स ऑन द व्यूज. हम लोग कभी भी सुपर रॉस में लिमिट्स रखते ही नहीं है व्यूज के ऊपर कि 1 व्यू है, 2 व्यू है, 3 व्यू है. नहीं, आपको एक टॉपिक नहीं समझ में आता, पूछो ना यार. एंड व्हेन इट कम्स टू एनी सब्जेक्ट, मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर आपको स्पेसिफिकली मना करता होगा किसी चीज के लिए. आप पूछो, लेट हो जाएगा अगला, बस लेट हो जाएगा. जैसे मैं हूँ, मैं पता नहीं आप डाउट भेजोगे तो लेट रिस्पॉन्ड करूंगा, बट करूंगा जरूर. इतना भी लेट नहीं होगा कि आज पूछा तो अगले अटेम्प्ट में बता देंगे.
एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कि अगर आप आज शुरू करते हो एज अर्ली एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट, तो आप आज के टाइम पे अपनी क्लासेस, अपने मॉक टेस्ट पेपर्स, अपनी रिविजन्स को मल्टीपल टाइम्स कर चुके होगी एज कंपेयर टू दैट स्टूडेंट जो अपनी प्रिपरेशंस को एग्जाम से 2 महीने पहले स्टार्ट करता है। और प्लीज इनके झांसे में बिल्कुल मत आना जो लोग कहते हैं 15 दिन के अंदर बनवा दूंगा सीएस। 15 दिन में सीएस, 20 दिन में सीए, 25 दिन में सीएम में बंगाली बाबा भी नहीं बनवा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आपके साथ घर के हर पड़ोस में एक कंपनी सेक्रेटरी और हर पड़ोस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता और हर आपके ऊपर या नीचे वाले फ्लोर पे एक सीएम में रह रहा होता। बट ऐसा नहीं है। प्लीज 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 20-25 दिन एक महीने में पढ़ के नहीं होता है, वो सिर्फ तुक्का लगता है। किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान, समझो इस बात को, ऐसा नहीं होता है। सर एक चीज और, हाँ जी, हाँ जी, एक चीज और मैंने देखी, जैसे ये यूट्यूब पे फ्री वीडियोस, जैसे फ्री कोर्स पूरा करवा देते हैं इतने सारे लोगों ने, मतलब वो बोल रखा है। तो जब मैं बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट देती हूँ, क्योंकि दैट इज द सब्जेक्ट दैट आई हैव टॉट फॉर सीएसईटी, तो मैंने देखा कि इतना सारा उसमें मतलब मिस्टेक्स है, स्टूडेंट्स को गलत कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हुए हैं कई जगह। आई विल ऑब्वियसली नॉट पिन पॉइंट विच क्लासेस आई एम टॉकिंग अबाउट, बट इतना मतलब उसमें, क्योंकि सीएसईटी के स्टूडेंट्स हैं तो शायद वो लोग सोच रहे हैं कि उनको पता नहीं है या दे विल नॉट अंडरस्टैंड। तो इतना मतलब यूट्यूब पे फ्री के चक्कर में स्टूडेंट्स का फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है। दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंसेस जो मैंने चलो कोई वीडियोस बात देखी। नहीं। अब मैं हम्म। आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ ना, मैं लॉ पढ़ाता रहता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुना। एज पर योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आप किसी भी ऐसी सर्विस के लिए अपनी आवाज नहीं उठा सकते जो आपको फ्री में मिली है। यहाँ पे आप आ रहे हो, आप कह रहे हो कि ये नहीं है, आपको कॉल आ रहा है हमारी साइड से, वी आर ओवर देयर, मेरे पास टीम है, सुपर क्रॉस के पास टीम है, वो लोग इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आपका इशू रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ, नहीं समझ में आ रहा, ये लो टीचर का नंबर, बात हुई नहीं हुई। राइट, तो ये चीजें नहीं होती है यार। समझो, अगर डोमिनोज फ्री में पिज्जा बांटने लग जाएगा तो वो टेस्ट और वो क्वालिटी कभी बचेगी। एंड व्हेन इट कम्स टू फ्री, आई मीन देखो क्या होता है कि इट्स योर कॉल। मैं किसी कैसे नाम नहीं लूंगा, किसी को कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, वो लोग अपना कर रहे हैं, हम लोग अपना कर रहे हैं। जब आप अपनी क्लासेस उधर देखोगे और इधर देखोगे, यू विल फील द डिफरेंस। आई राइट, मीन एग्जैक्टली। इट्स बीइंग लाइक दैट कि आप ठीक है, एक मॉक टेस्ट वाला ही तो है। किसी भी दिन आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, यू कैन लेट अस नो। एक अगर आपका कोई एक ग्रुप है जिसको एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन लेट अस नो। अगर मेरे सब्जेक्ट का है, आई विल कम लाइव और मैं आपके साथ बैठ के वो टॉपिक सॉल्व करूंगा। यू विल फील द डिफरेंस। ऐसे ही थोड़ी होता है यार। फ्री में खाली हवा और गालियां मिलती हैं इंडिया में, बस समझो इस बात कि राइट बाकी सर, फिर एज भी इट अगर इज कुछ मिल रहा है, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी गुड। अगर कोई क्वालिटी चीज आपको फ्री में मिल रही है सर, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, आप ट्राई तो करें। अगर कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। थोड़े टाइम बाद यू विल फील द डिफरेंस। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग दैट डिफरेंस। एंड आइडियली देयर आर नो फ्री लंचेस। तो ठीक है, चलिए, नाउ विल स्टार्ट विद द सेशन। देयर आर इनफ स्टूडेंट्स ऑन फेसबुक एंड इन श्योर दिस। श्योर 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 श्योर। Hello everybody, welcome back to the classroom. अच्छा, चलो ठीक है, what we guys will be doing now, we will be starting our session in just some time, just waiting for some more students to join. देख लेते हैं कुछ और बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग just in some moments start करेंगे, ठीक है। चलो stay connected। और it is just for your information that one of the people from my side will be over there on chat support all the time, right? So अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग द सेशन, तो यू कैन particularly ask your questions over there over the chat. He will answer each and everything. और बीच बीच में मैं तो पूछ ही रहा हूँ, राइट, बीच बीच में मैं तो पूछ ही रहा हूँ, राइट। चलो okay, anyways, तो just in next 2 minutes we'll be starting our session, ठीक है। चलो वी आर गुड टू गो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं।
So the very first thing which we are going to learn today is the elimination technique. ओके सर, ये एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है? वो आप लोगों ने जो अपने क्वेश्चंस लास्ट क्लास के अंदर देखे थे, यू गाइस नो दैट वेरी वेरी वेल कि किस तरीके से टेक्निक को यूज करना है, नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द, ठीक है? सो इफ आई टॉक अबाउट दिस एलिमिनेशन टेक्निक, सो व्हाट इज दिस एलिमिनेशन टेक्निक एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट? हम लोग इसको यूज कैसे करें? ठीक है, देखो सर, सबसे पहली बात व्हेनेवर इट कम्स टू एनी एमसीक्यू वी गॉट बीइंग लाइक 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस जो भी है, इसमें से लेट अस से कि जैसे आपको 2 ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शन नंबर ए और बी के बारे में तो आपको पता है, बट सी और डी के बारे में आपको नहीं पता कि आंसर है क्या, राइट? दिस एलिमिनेशन टेक्निक इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिस बारे में आपने आज से पहले बहुत बार नहीं सुना होगा, सो वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट कि हमने किसके बारे में सुना है और किसके बारे में नहीं सुना। वो टेक्निक आप यूज करते भी हो अपने क्लासरूम्स के अंदर, बट आपको पता नहीं है कि इसको एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं, बहुत सारे बच्चे यूज करते भी हो, ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस, अभी बताऊंगा आगे चल के, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस एलिमिनेशन टेक्निक, बट अभी पहले बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंशियल रूल? प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इंपोज कर सकता है। 355 और 352 ये दोनों तो सेम थे, बताया था कि सेम है भैया, इमरजेंसी लगा देंगे, पर ये कहां लिखा था कि प्रेसिडेंट लगा सकता है? 356 के अंदर, 360 के अंदर भी था सर, बट यहां पर वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर जो बात हुई है दैट इज ऑल अबाउट इमरजेंसी। कह रहे सर या तो पूरे इंडिया के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, वो वाली बातें हमने यहाँ पर करी थी। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। कह रहे सर देखो, अब यहाँ पर एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, कह रहे सर सबसे पहले क्या आता था, एक डायग्राम बनवाया था, ऑफर प्लस, बोलो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। बस रुक जाओ। अब जितने बच्चों को ये डायग्राम याद है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये डायग्राम याद नहीं है तो बस इतनी सी बात याद रखना कि पहले ऑफर आता है, वो एक्सेप्ट होता है, वो प्रॉमिस बन जाता है, इसी सीक्वेंस से चलना है। वो क्या कह रहा है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस जिसके अंदर ऑलरेडी कंसिडरेशन है। ऑफर क्या होता है सर? ऑफर तो वो होता है जब एक बंदा दूसरे इंसान को ऑफर देता है, ऑफर और ऑफरी, मतलब ये आंसर नहीं है। प्रपोजल और ऑफर एक ही बात है सर, ये भी आंसर नहीं है। तो नन ऑफ द अबव, क्या एग्रीमेंट आंसर है? जी नहीं, एग्रीमेंट ही आंसर है। सॉरी, ठीक है। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट। फिर से बता रहा हूं, देखो नन ऑफ द अबव फिर से आंसर नहीं था। अभी हम लोगों को क्या करना है, धीरे धीरे चीजों को जितना अच्छे से आपने पढ़ा होगा उतना अच्छे से देखने को मिलेगा। एलिमिनेशन वाली टेक्निक अभी दोबारा से यूज करके दिखाता हूं। अभी जिन बच्चों को समझ में नहीं आई, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम पार्ट अगेन। अगला क्वेश्चन जो है ये है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक। ये सीधा कहता है आर्टिकल नंबर 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या कहता है? कह रहा है सर आर्टिकल नंबर 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये कहता है कि भैया जो अनटचेबिलिटी है, जो आपकी अनटचेबिलिटी है, इसको एक ऑफेंस कहा जाएगा। आप अनटचेबिलिटी कर लो पर ऑफेंस है। या तो ये बोला जाए कि ठीक है नहीं यार ये फॉरबिडन है, या तो ये हेडिंग है अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश या ऑल ऑफ द अबव। अब जिस बच्चे को लगता है कि जहां भी ऑल ऑफ द अबव दिखेगा आंसर वही होगा, गलत। जब स्पेसिफिकली वो आपसे पूछ रहा है, जब आपको कुछ नहीं आता हो, तो ऑल ऑफ द अबव वाला तुक्का यूज करना है, ठीक है। बट मैंने फिर से बताया था कि 4 में से 3 का आंसर ही ऑल ऑफ द अबव होगा, उसके अलावा नहीं। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस। जरूरी नहीं है यही आंसर हो हमेशा। अब एक आधा बच्चा आपकी क्लास में से हाथ रेज करेगा, ठीक है, वो ये बोलेगा कि सर नहीं सर नहीं, आपने जो भी बताया वो सबका मतलब तो एक ही है। हाँ, ये वही बच्चा जो क्लास में जाग रहा है, बाकी सारे सो रहे हैं, किसी को मतलब ही नहीं है भाई, गलत पढ़ा दो तो गलत पढ़ लेंगे। कह रहे सर एक बात बताओ, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन, मना है।
मना है। अगर आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हो तो वो एक ऑफेंस है, और अनटचेबिलिटी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है इंडिया से। यही तो आर्टिकल नंबर 17 में लिखा है। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपने गलत क्यों पढ़ाया था पहले? यही चेक करने के लिए कि आप लोग सो तो नहीं रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं कुछ भी पढ़ा दूं और आप पढ़ते चले जा रहे हो। बुक है, चेक कर सकते हो। बेटा मेरी क्लासरूम ऑलरेडी, अगर आपको पेपर में 100 चाहिए तो मेरी क्लासरूम का जो लेवल है वो 200 के लेवल का है। उनके नोट्स संभाल कर रखना, वो एग्जीक्यूटिव में भी आपको हेल्प करेंगे। बहुत 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 ज्यादा है क्लासरूम में। ठीक है, आगे चलते हैं। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, मीनवाइल यू गाइस कैन आल्सो डू वन थिंग, कि आप लोग साथ के साथ आंसर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवर द चैट सपोर्ट आप आंसर कर सकते हो, जैसे पहले किया कुछ बच्चों ने किया होगा, मेरे बंद वो देख रहा होगा यार। 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड। कब ऐड किया गया था 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा पहले ये बताओ 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सर वो ये बताता है जो नेता वेता है ना, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। अगर ये लोग वोट नहीं करेंगे तो बस बात खत्म सर, है ना, तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप देखते हो बड़े से बड़ा लीडर जो भी हो वोट करने जरूर जाता है, अगर वोट करने नहीं जाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएगा। तो इसका आंसर क्या है? आंसर पढ़ा होगा पहले, बताओ। 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट आती रही है, अमेंडमेंट आती रहेगी, बट अगर मैं एग्जैक्टली इस टर्म की बात करूं तो ये 10th शेड्यूल कहीं ना कहीं बात करता है आर्टिकल नंबर 102 और 191 के बारे में। कह रहा सर अब एक बात बताओ, आपकी एक कंपनी है, उसके अंदर जो आपका रेम्यूनरेशन है फर्स्ट ऑडिटर्स का, सबसे पहले आपने ऑडिटर्स को अपॉइंट किया, और उन ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करेगी? नहीं सर, सरकारी कंपनी थोड़ी है। अगर सरकारी कंपनी होती तो ये लोग हमारे को बताते। एग्जैक्टली, शाबाश। मतलब एक नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है। क्या क्या ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा? क्या मेंबर जनरल मीटिंग में डिसाइड करेगा, या बोर्ड खुद डिसाइड करेगा? पहली वाली जनरल मीटिंग के लिए बोर्ड खुद ही सब डिसाइड कर देता है। बोर्ड खुद ही डिसाइड कर देता है सबसे पहली वाली के लिए। उसके बाद हम जाते हैं मेंबर्स को मिलते हैं। ठीक है, चलें आगे। इसके बाद जो भी है डिसाइड बोर्ड ही करेगा, बट उसको वैलिडेट करवाया जाता है। अगर ये वर्ड यूज कर देता कि सर डिसाइड कौन करेगा, कोई देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बात करूं एलिमिनेशन के बारे में, तो एक बात बताओ, क्या सबसे पहले ऑडिटर कोई बंदा अपनी रेम्यूनरेशन खुद डिसाइड कर सकता है? नहीं सर, ये तो बात ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों डिसाइड करेगी भाई? सरकारी कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। कोई गड़बड़ हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। मेंबर्स एट जनरल मीटिंग और बोर्ड के बीच में अगर मैं परेशान हूं तो बस एलिमिनेशन से 4 में से 2 ऑप्शंस तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, बचते हैं बाकी की 2। खैर एनीवेज, कह रहा सर एक बात बताओ, क्या कौन सा एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जस्टिस यानी कि न्याय? हिपोक्रेसी, मैग्नामिटी। सर मैंने ना लेजिटिमेट सुना है, तो लेजिटिमेट ही आंसर होगा। यस यस, ठीक है। अच्छा अब चलो एक काम करते हैं, अब धीरे धीरे मुझे एक चीज बताओ कि एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्या वैलिड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है? नन ऑफ द अबव, वॉइड, वॉइडेबल। सर पता नहीं, जो बच्चा कंफ्यूज है वो समझो इस बात को। क्या वैलिड एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। क्या वॉइडेबल एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकते हैं? हाँ यार, वो पहले तो वैलिड था ना, वो पहले तो वैलिड था बट बाद में वॉइडेबल हो गया। और वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि एक पार्टी एनफोर्स कर सकती है, दूसरी एनफोर्स नहीं कर सकती। क्या वॉइड एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकते हो? नहीं सर, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। हमेशा ये नहीं देखना, आपको अगर आंसर आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो ये देखना है कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता, रिवर्स चलना है। पहले पेपर के अंदर जैसे बताया था लेंथी क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है जो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करने में लग जाते हैं। लंबा सा पैराग्राफ है, आओ चलो इसी को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कौन से बच्चे ने लॉ ऑफ टॉट नाम का चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। कह रहे सर इनमें से क्या है कि जो लॉ ऑफ टॉट डील नहीं करता? ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है सर, करेक्टिव जस्टिस ये तो देगा ही देगा, डिटरेंस भी देगा, कंपनसेशन भी देगा, इम्पोजिशन ऑफ मोरल ब्लेम। आपने ऐसे ही किसी पे इल्जाम लगा दिया, कह रहा सर वो चीजें नहीं देखता है, ऐसा तो चलता ही रहता है, साल बहू में कभी कभी चलता रहता, बस वो वाले को कवर नहीं करता। कहता प्राइमरी फंक्शन क्या है?
प्राइमरी फंक्शन क्या है? कह रहे सर सबसे पहली बात कंपनसेटिंग द क्लेमेंट। ठीक है, जो भी बंदा आपके पास आया है जो क्लेम कर रहा है उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये सबसे पहले आता है। अच्छा, एक चीज और बहुत क्लियरली आपको बता देता हूं कि जितने भी एमसीक्यूज आप देखने जा रहे हो पर्टिकुलरली मेरे सब्जेक्ट के अंदर, वो सारी की सारी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कहीं पर भी कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इंस्टीट्यूट खुद चाहता है कि आप पास हो जाओ भाई, आप पास हो जाओ। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट, याद रखना इस चीज को। कह रहे सर एनीवेज आगे चलते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब एग्रीमेंट है और उसके बाद वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो क्या होगा आंसर? क्या नन ऑफ द अबव? क्या एग्रीमेंट होगा? नहीं सर, एग्रीमेंट की तो बात कर रहा है, तो एग्रीमेंट नहीं है। क्या दोनों आंसर है? नहीं। क्या दोनों में से एक तो आंसर होगा यार, कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट। ओके ओके ओके। कह रहा सर अब एक बात बताओ, आपने बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है हमारे पास और हमारे पास लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी है। लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है? मैंने कहा एक सिविल लॉ है यार, एक सिविल लॉ है, सिंपल सी बात है। कह रहा नहीं, लॉ ऑफ टॉर्ट आपको बताता है क्या गलत है क्या सही है, वो ये बताता है। कहता है बट सर एक चीज जो मेरे को आपसे पूछनी है वो ये है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बताता है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या आपको ये कहता है कि यार, अच्छा देखो पहले तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, वो पूछ रहा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफरेंट है लॉ ऑफ टॉर्ट से। तो टॉर्ट के बारे में नहीं बताना, इसके बारे में बताना है। आधे बच्चे क्या करेंगे, टॉर्ट वाले आंसर को लिख देंगे। ठीक है, क्या टॉर्ट जो है सिविल और क्रिमिनल दोनों कोर्ट में जाता है? नहीं, सिर्फ सिविल में जाता है। टॉर्ट इज मेड अप प्रीडोमिनेंटली, इसकी तो बात ही नहीं करनी है ना। क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा रिटन होते हैं? नहीं, ओरल भी होते हैं, ओरल भी होते हैं। कह रहे सर डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ ये बात करता है, इट जनरली कंसर्न्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज ओनली। दो पार्टीज ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम सिर्फ उस बारे में ही बात करेंगे। सिविल और क्रिमिनल दोनों कोर्ट में जाता है? नहीं, सिर्फ सिविल में जाता है। आसान लग रहा है ना, इज मेड अप प्रीडोमिनेंटली होता है, इसकी तो बात ही नहीं करनी है ना। क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा रिटन होते हैं? अच्छा एक बात तो, एक्शनेबल क्लेम नाम भी होते हैं, मैंने क्लास में बताई थी। डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ ये बात करता है। बहुत बार क्या होता है कि आप जा रहे हो कहीं पर गाड़ी लेकर या बाइक लेकर, आप जाते हो, टक्कर हो जाती है, तो दिख रहा है कि एक्शन में कि भाई देख लॉस हो गया है, पैसे दे दियो इसके। ठीक है, बट बहुत बार ऐसा एक्शन हो जाता है जहां पे आपके पास प्रूफ ऑफ डैमेज है ही नहीं। जैसे आप गिरे बट आपको चोट नहीं लगी। आप कहोगे नहीं नहीं मैं गिरा, वो कह रहा चोट लगी है, कहता नहीं, कहता लग जाती तो, लग जाती तो। कह रहा सर एक्शनेबल विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज। कह रहा पर लग जाती तो, पर लगा हुआ है ना, कह रहा पर लग जाती तो, कहता विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज। पर सी माने विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज। ठीक है सर, अब कितने बच्चों ने क्लासरूम के अंदर प्रपोजल नाम के वर्ड की प्रॉमिस की डेफिनेशन पढ़ी है? सर प्रॉमिस में क्या होता है, हम किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए अपनी कंसेंट देते हैं, वही प्रॉमिस है। तो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पर्सन और टू डू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ, बोलो सर प्रॉमिस तो नहीं है इसका आंसर। यस, प्रॉमिस नहीं है। दोबारा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कह रहे सर एक इंसान, ठीक है, इसने क्या करा, असेंट, ये दूसरे वाले बंदे के पास जा रहा है, क्यों जा रहा है कि यार चलो ठीक है मेरे को, या एक बंदा यहां से, ये इसकी लड़की का नाम है बिजली, बिजली आती है किसके पास, वीरू के पास। वीरू को आकर एक प्रपोजल देती है। ये प्रपोजल देने का पर्पस क्या है सर? ताकि वीरू जो है हाँ कर दे और इन दोनों की शादी हो जाए। शादी करा दो तुम, पहले पहले इन दोनों की शादी कराना, चक्कर चुक्कर कुछ मत चलवाना, सीधा शादी करा दे, है ना। कह रहा सर कोरोना का टाइम, अरे जो भी टाइम है, when a person signifies to another his willingness to do, उसने क्या किया है, अपनी willingness दी है, वहां पर अपनी assent दी है। बता रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं आता है वो ध्यान रखना, जिनको आता है वो तो 1 मिनट में बता देगा कि प्रपोजल की डेफिनेशन है, ऑफर की डेफिनेशन है। अब असेंट क्यों दी है? टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि मैं ये काम नहीं करूंगा। तो सर इस किसकी डेफिनेशन है? प्रपोजल की।
प्रपोजल की, प्रॉमिस की नहीं है। प्रॉमिस की तो क्या होती है, प्रॉमिस की क्या होती है डेफिनेशन, हमारे को पता ही नहीं है प्रॉमिस की डेफिनेशन। अगर आप अपने पेपर को ही ध्यान से देखते हो तो आंसर वैसे भी मिल जाएगा। प्रॉमिस का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ऐसा ही होता है ना। तो वो क्या होता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। एवरी ऑफर होता है या पता नहीं क्या होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है दैट इज एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। बट वो तो एग्रीमेंट की होती है, वो तो एग्रीमेंट की होती है यार। नहीं 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 नहीं, प्रॉमिस की होती होगी व्हेन अ पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू। जिसको भी आपने ऑफर दिया है अगर वो अपनी असेंट दे देता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। बट यहाँ पे वो कह रहा है असेंट लेनी है, असेंट लेनी है, ठीक है। चले आगे। ओके, कह रहे सर ये भी तो वही है। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। आपने सामने वाले की हाँ अभी मिली नहीं है। अगर आप किसी के पास जाते हो रेड रोज लेकर, चॉकलेट लेकर, तो आप क्या चाहते हो कि भाई अगला अगली हाँ कर दे यार। तो आप जो देने जा रहे हो वो एक प्रपोजल है, वो एक ऑफर है। घुटनों पे बैठ जाओगे, उसको फूल वूल दोगे यार, समझा करो ना, क्यों, ताकि वो हाँ कर दे। विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट, असेंट मिल जाएगी तो अपने आप ही प्रॉमिस बन जाएगा। बेबी आज के बाद तुम्हारे अलावा किसी को आंख उठा के नहीं देखूंगा बेबी। चलो आगे चलते हैं। कह रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं एक प्राइवेट कंपनी के अंदर। बहुत सिंपल सी टेक्निक बताई थी, 2 और 2 100। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी आर 2 एंड मैक्सिमम आर 200। कह रहा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी में क्या क्या होता है सर, क्या परपेचुअल सक्सेशन होता है। हाँ मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जैसे हम लोग कहीं पे भी जाते हैं राइट, सड़क पे देखते हैं तो क्या है, सड़क सेम रहती है, बस ट्रैफिक चेंज होता रहता है। तो वो क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। कॉमन सील होती है, बिल्कुल होती है। और यहाँ पर ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी होता है। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या है, ऑल। सर फिर से निकला ऑल ऑफ द अबव। हाँ, तुक्का नहीं मारना है इसका मतलब, इसका मतलब तुक्का नहीं मारना है यार, ठीक है बेटा। फिर से कह रहा हूं, कोई भी डाउट हो तो बीच में बता देना, ठीक है। माय पर्सन इज देयर टू असिस्ट यू। कोई बात नहीं, अभी बस खत्म करने वाले हैं, फिर तो मैं पूछूंगा। कह रहा है अब फॉलोइंग इंटरेस्ट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ डाउट। कौन सा प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। अब ये तो बच्चों को पता ही नहीं है। अब एक सिंपल सी बहुत एक जनरल थिंकिंग रखते हैं और सोचते हैं क्या फिजिकल सेफ्टी प्रोटेक्ट होती है। हाँ सर, अगर कोई बंदा आके मुझे पीट देता है, ठीक है, कोई बंदा आता है मेरे पास और वो मेरे को आकर मारता है तो मेरे को पुलिस बचाएगी ना। हाँ सर, बचाएगी सर, बिल्कुल बचाएगी, ठीक है। तो सर ये फिजिकल सेफ्टी तो कवर्ड होगा। कह रहे सर रेप्यूटेशन का लॉस हो जाए। अगर आज मैं अपनी क्लास का नाम रख देता हूं नाइकी क्लासेस, ठीक है, या तो एक काम करता हूं मैं नाइकी का डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता हूं, तो नाइकी तो कहेगा ना कि भाई तू तो हमारी बेइज्जती कराया जा रहा है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, जाके अपना ब्रांड बनाया हमने, तुमने हमारा डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिया। कह रहे सर कल को किसी को रेपुटेशन का लॉस हो जाता है तो वो भी कवर्ड होगा, ठीक है। कह रहे सर अगर कोई बंदा अपने लैंड पर आराम से इंजॉय कर रहा है, आप जाते हो मुन्ना भाई की तरह जगह खाली करा देते हो, तो ये भी कवर होगा। पर लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू कंपटीशन खत्म, ये नहीं चलेगा। कैसे, मान लीजिए चलो आपकी कॉलोनी के अंदर कोई ना कोई किराने वाली दुकान, किराने की दुकान सबके यहाँ पर होता है ना, गली के कोने पे सबके यहाँ पे किराने की दुकान है। एक किराने की दुकान है, ठीक है, एक किराने की दुकान है। इस किराने की दुकान का नाम है जो भी है लाला राम। इसके बराबर में एक और दुकान खुल जाती है जेठालाल। जेठालाल आकर एक और दुकान यहाँ पर खोल देता है। ओके, टप्पू की सेना यहाँ पे बैठती है। कह रहे सर अब एक बात बताओ, अगर लाला राम के पास 100 कस्टमर्स आते थे, तो अब जेठालाल के आने की वजह से ये 100 कस्टमर्स में से कुछ इधर भी जाएंगे। कहता हाँ। कह रहा चलो लेट अस से कि 30 यहाँ चले जाते हैं, तो लाला राम के पास रह गए 30, तो ये कंपटीशन होगा। क्या ये जाकर जेठालाल को मारेगा, पीटेगा, उस पर केस कर देगा कि तूने दुकान कैसे खोली यहाँ पर, मैं काम कर रहा था ना, तूने दुकान कैसे खोली यहाँ पर। हो सकता है ऐसा? कहता है नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान कंपटीशन के अंदर आ रहा है तो ये आपका राइट है कि ठीक है आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस करोगे तो कंपटीशन होगा, और सरकार कहती है कि अगर कंपटीशन होगा तो ही आपका फायदा होगा, ठीक है, तो ही आपका फायदा होगा। कह रहे ठीक है सर, ओके। कह रहे तो अगर आपका कमर्शियल प्रॉफिट कम हो रहा है ड्यू टू कंपटीशन, तो इसके लिए किसी पे केस नहीं किया जा सकता। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कह रहे अब एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था। भाई किसने लिखा था, एक ही नाम बताया था, भीमराव अंबेडकर।
ठीक है। अब हमेशा की तरह एक ही बात कि सर जो भी आपके पास डाउट्स हैं आप मुझे बता सकते हैं। कुछ बच्चों को अगर शर्म आती है पूछने, शर्म आती है कि नहीं 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 मैं ऐसे कैसे पूछ लूं तो आप एक काम कर सकते हैं, क्लासरूम के अंदर भी मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है, यू कैन शेयर योर डाउट्स एनी टाइम। ठीक है, सर लेट रिस्पॉन्ड करते हैं बट कोई बात नहीं, सर जी नालायक है तुम लोग थोड़ी यार। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स। हाँ जी, डाउट तो नहीं है किसी को? अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज बता दो, वी आर स्टिल वेटिंग ओवर है फॉर योर डाउट्स। अगर है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने जो क्लास में बताया है आई मीन अकॉर्डिंगली आप मैसेज कर सकते हो। क्लासरूम के अंदर व्हाट्सएप वाला नंबर आपके पास अवेलेबल होता है, एक ईमेल एड्रेस अवेलेबल होता है, सो यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ठीक है, that's it. All right. Thank you very much, sir, for this valuable webinar. I'm sure कि स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिली होगी।